गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कंज्यूमर बिहेवियर की यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले मैंने डिमांड से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। डिमांड से रिलेटेड हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था। डिमांड के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक लॉ ऑफ डिमांड, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड फॉल होगी और जब प्राइस फॉल होगा डिमांड बढ़ेगी। सो लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह बताया कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह नहीं बताया कि जब भी प्राइस में चेंज होता है डिमांड में कितना चेंज आता है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि डिमांड में चेंज होता है प्राइस में चेंज आने से। लॉ ऑफ डिमांड ने यह नहीं बताया कि डिमांड में कितना चेंज होगा। ये जानने के लिए कि डिमांड में कितना चेंज होगा, इसके लिए हम स्टडी करेंगे अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। The concept of elasticity of demand exactly tells us what will be the percentage change in demand in response to change in price. So ये qualitative, law of demand qualitative इसलिए कहलाता है क्योंकि ये indicative in nature है। ये सिर्फ यही बताता है कि डिमांड में चेंज आता है in response to change in price, बट ये बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कितना चेंज होगा। सो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये तीन तरीके का है। सबसे पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। एंड देन वी हैव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉन्सेप्ट बताता है एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होने से वाई कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है। बट ये मेरा जो प्रेजेंट वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि +1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर सिलेबस के कंटेंट को ध्यान में रखें तो हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और ये मेरा प्रेजेंट वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेंगे, 5 डिफरेंट डिग्रीज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किन चीजों के ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है डिमांड की। तो आइए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना ये चैप्टर। सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखें, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिमांड, डिमांड को कितना आप खींच सकते हो, स्ट्रेच बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। यहां पे मीनिंग लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब क्या कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। और साथ ही मैंने फॉर्मूला भी लिखा है ईडी। ईडी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप ईपी भी ले सकते हैं और खाली ईबी ले सकते हैं, माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस फॉर्मूला लगा है ये माइनस फॉर्मूला प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए लगा है। ये माइनस फॉर्मूला इंडिकेटिव इन नेचर है, ये प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट बताता है कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारे पास 5 डिफरेंट डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की।
फर्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, greater than unitary elasticity of demand and less than unitary elasticity of demand. Greater than को हम खाली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं और less than unitary elasticity of demand को हम inelastic डिमांड भी बोलते हैं। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड को कितना भी खींच लो, जितना मर्जी खींच लो। इंक्रीज करने को आओ तो जितना मर्जी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज करने पे आए तो जितना मर्जी डिक्रीज कर सकते हैं। हम इतना भी डिक्रीज कर सकते हैं कि डिमांड हम जीरो कर दें तब भी चलेगा। हम डिमांड ना करें तब भी चलेगा। जितना ज्यादा इंक्रीज करना चाहे उतना भी कर सकते हैं। ये किन केसेस में पॉसिबल है? ये लग्जरी आइटम के केस में पॉसिबल है। लग्जरी आइटम्स ये ऐसी गुड्स हैं जिसके बगैर हमारी लाइफ चल सकती है। हम इनको अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए जितना मर्जी इंक्रीज करना चाहे करें और अगर रिड्यूस करना चाहे तो जितना मर्जी करें। ये इतना भी रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि लग्जरी के बगैर हमारी लाइफ चल सकती है। ऐसे में मैंने डिमांड कर्व बनाया। दिस इज पीडी डिमांड कर्व, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है परफेक्टली इलास्टिक में। ये क्या शो कर रहा है कि जब प्राइस ओपी है तो डिमांड ओक्यू, प्राइस इतना ही रहा, डिमांड बढ़, यानी कि डिमांड को बढ़ाना चाहे, ये फॉरवर्ड एरो शो करें, डिमांड को बढ़ाना चाहे जितना मर्जी बढ़ा दे, रिड्यूस करना चाहे तो जितना मर्जी रिड्यूस करके इवन जीरो पे भी आ सकते हैं। सो दोस्तों, यहां पे आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में। 1, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द डिमांड where demand can increase or decrease up to any extent. It can change up to any extent. Second question, nature of commodity, luxury items. और luxury item के केस में हम अपनी डिमांड बढ़ाना या घटाना चाहें जितना मर्जी वो कर सकते हैं। Then ED की डिग्री है इंफिनिटी। इंफिनिटी इसलिए क्योंकि यहां पे डिमांड का कोई एंड नहीं, इंक्रीज जितना मर्जी करो, डिक्रीज जितना मर्जी करो। देन शेप ऑफ डिमांड कर्व, यहां पे डिमांड कर्व की शेप पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहती है। सो दिस वाज आवर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहता है कि डिमांड में इतना सा भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस चाहे बढ़े या घटे, आपने डिमांड उतनी ही करनी है। ये कब पॉसिबल है? ये नेसेसिटी के केस में पॉसिबल है, मेडिसिन के केस में हो सकता है। मेडिसिन का प्राइस बढ़ रहा है तब भी आप उतनी ही मेडिसिन कंज्यूम करोगे, ज्यादा नहीं करोगे। प्राइस अगर बढ़ गया तो जब प्राइस बढ़ा तो आप उतनी ही मेडिसिन कंज्यूम करोगे। प्राइस के बढ़ने से आप मेडिसिन की डिमांड को कम नहीं करोगे। और प्राइस अगर कम हो जाता है तो मेडिसिन की डिमांड आप बढ़ाने नहीं वाले, बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ही चाहिए। So irrespective of change in price, demand for medicine, demand remains same. It is applicable in case of necessity. तो यहां पे भी हमारे पास 4 तरह के क्वेश्चन हैं। ईडी की डिग्री 0, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रही तो 0। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेसेसिटी, एक डेफिनेशन, और डिमांड कर्व की शेप पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां शो कर रहा है प्राइस बढ़ता जा रहा है बट डिमांड इतनी है, प्राइस कम भी होगा तब भी डिमांड इतनी ही रहेगी। दिस वाज आवर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नाउ वी हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी का मतलब होता है 1 कब आएगा? अब आप देखो, मैथमेटिकली 1 तब आता है अगर फॉर्मूला की बात करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो 1 आ जाएगा। 1 तब आना चाहिए डिवीजन के केस में। ये फॉर्मूला मेरे सामने है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये डिवीजन की फॉर्म में है। डिवीजन की फॉर्म में 1 तभी आएगा जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो। सो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन क्या कंपोज की जाएगी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में चेंज आया। एग्जांपल के तौर पे प्राइस में मैंने यहां पे लिया 10% प्राइस का फॉल ब्रिंग्स 10% राइज इन डिमांड।
ये कब पॉसिबल है? ये किसी भी केस में, किसी भी नॉर्मल कमोडिटी के केस में पॉसिबल हो सकता है, कोई कमोडिटी स्पेसिफिक केस नहीं है ये कोई भी नॉर्मल कमोडिटी के केस में हो सकता है, किसी भी इंसान के केस में हो सकता है। बट जब भी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो ये यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का केस बन जाता है नॉर्मल कमोडिटीज के केस में। मैंने फॉर्मूला पुट किया और एग्जांपल लिया कि 10% प्राइस फॉल हुआ। जब फॉल हुआ तो माइनस में लेते हैं, अगर राइज होता है तो प्लस में। 10% प्राइस फॉल हुआ तो माइनस, डिमांड 10% राइज हुई तो प्लस, माइनस से माइनस कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 10 ईडी की डिग्री 1, वो 1 प्रूफ हो गया। यहां पे अगर हमने डायग्राम की फॉर्म में देखा, पहले प्राइस ओपी था, पी पे ओक्यू डिमांड हो रही थी, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड राइज हो गई। जितना प्राइस में चेंज आया, फॉल आया, उतना ही डिमांड में राइज दिखाया गया। यहां पे डिमांड का स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। ईडी की डिग्री 1, नॉर्मल कमोडिटीज के केस में डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ वी हैव ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहां पे मोर देन वन, अगर अगेन फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए लॉजिक अप्लाई करें डिवीजन का, मोर देन वैल्यू तब आनी चाहिए अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा और डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो। डिनोमिनेटर की वैल्यू कम, न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन हम अपने आप से कंपोज कर सकते हैं कि ये एक ऐसी डिग्री है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कम चेंज आया है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। एग्जांपल लिया कि 10% फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स 20% राइज इन डिमांड। प्राइस तो थोड़ा सा फॉल हुआ, डिमांड ज्यादा बढ़ गई। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें कोक और पेप्सी, दोनों का प्राइस सेम है और दोनों का मोर और लेस टेस्ट भी सेम है। मामूली सा फर्क हो सकता है बट मोर और लेस सिमिलर टेस्ट है। तो कोक का प्राइस थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा फॉल होएगा, आई एम सॉरी, कोक का प्राइस हल्का सा गिरता है, इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि बाकी सब्स्टिट्यूट के कस्टमर इसी के पास आ जाएंगे। तब 2, 4, 5 रुपए सस्ता मिल रहा होगा ये प्रोडक्ट, तो बाकी प्रोडक्ट को छोड़ के सिमिलर टेस्ट जब मिल रहा है, बाकी प्रोडक्ट के कस्टमर्स, पेप्सी के कस्टमर, थम्स अप के कस्टमर और फैंटा के कस्टमर इसके पास आ जाएंगे, तो इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। सो इसी को डायग्राम की फॉर्म में मैंने शो किया। प्राइस थोड़ा फॉल किया, डिमांड ज्यादा राइज कर ली। इनिशियली प्राइस वाज ओपी, डिमांड वाज ओक्यू। प्राइस फॉल्स टू ओपी1, डिमांड राइजेस टू ओक्यू1। आप देख रहे हो इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन प्राइस से ज्यादा है। ऐसे में डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पहले भी था, ये भी है डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट ये थोड़ा सा फ्लैटर है, ये थोड़ा झुका हुआ डिमांड कर्व है। इस डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड फ्लैटर बोलते हैं। सो ये कैसी सिचुएशन है जहां पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी की डिग्री मोर देन 1 क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में के पॉसिबल है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ फ्लैटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे पास है लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि डिमांड में जो चेंज आया है प्राइस के कंपैरेटिवली लेस चेंज आया है। डिवीजन के प्रिंसिपल को अगर ध्यान में रखें तो लेस देन 1 कब आता है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन क्या बनती है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा है, डिमांड में जो चेंज है वो कम है। एग्जांपल लिया कि 10% फॉल इन प्राइस ब्रिंग्स 5% राइज इन डिमांड। ये कैसे पॉसिबल है कि प्राइस में ज्यादा चेंज आया, फॉल ज्यादा आया, डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ी, बढ़ी बट ज्यादा नहीं बढ़ी? जी पॉसिबल है। ये नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स के गुड्स में पॉसिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट सोलर तो है बट क्लोज नहीं, बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ेगा, आई एम सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस जब फॉल होता है तो डिमांड राइज होगी, बट इतनी ज्यादा नहीं होगी क्योंकि बिल तो हमें ही देना पड़ेगा।
फालतू हम इसको नहीं जलाएंगे, थोड़ा बहुत डिमांड में राइज आ सकता है, ज्यादा यहां पे राइज नहीं आएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस फॉल होता है। ऐसे केस में डिमांड कर्व की शेप देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ, इसको हम स्टीपर बोलते हैं। प्राइस ये है, प्राइस फॉल हुआ, ज्यादा फॉल हुआ, डिमांड राइज हुई बट थोड़ी राइज हुई। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर बट परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस, so it is applicable in case of no close substitutes. So dear friends, we just talked about 5 different degrees of elasticity of demand. We can sum up all these 5 degrees and can present in one single diagram. सभी 5 डिग्रीज को हम एक ही डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम पांचों डिग्री को रिफ्लेक्ट कर रहा है। DD1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। D2 ये डाउनवर्ड स्लोपिंग के साथ फ्लैटर है, ये इलास्टिक डिमांड है, ED मोर देन 1। D3 स्ट्रेट लाइन, इसकी डिग्री 1 है। D4 डाउनवर्ड स्लोपिंग इन इलास्टिक है, इसकी डिग्री लेस देन 1 है। D5 ये परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। यहां पे एक ध्यान दीजिए, जैसे जैसे डिमांड यहां से इधर परफेक्टली इलास्टिक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस परफेक्टली इलास्टिक है, जैसे जैसे इधर झुकता जाएगा इसकी डिग्री कम होती जाती है, अल्टीमेटली यहां पे आके 0 ही हो जाती है। और यहां से जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगा इसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। So this way we can present all different 5 degrees of elasticity of demand in one diagram. After this we have one more question related to this chapter, factors affecting elasticity of demand. मतलब ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, हम यहां पे डिस्कस करेंगे। डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। डिमांड इलास्टिक है का मतलब है कि डिमांड को ज्यादा चेंज किया जा सकता है, इनइलास्टिक का मतलब है डिमांड को ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं, जैसे कि कोक, इसके काफी सब्स्टिट्यूट हैं, सो इसकी डिमांड होगी इलास्टिक, क्योंकि अगर इसका प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर के पास बहुत सारी ऑप्शन है, वो इजीली दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी डिमांड में काफी चेंज आएगा, तो डिमांड हो गई इलास्टिक। बट अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो इसकी डिमांड में कुछ खास चेंज नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, परचेज तो यही करना पड़ेगा, डिमांड कुछ खास फॉल नहीं होगी। सो ध्यान रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट के ऊपर किसी भी कंज्यूमर की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है। सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो डिमांड होगी यस इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो डिमांड होगी इनइलास्टिक, हम मजबूरी में वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। देन वी हैव नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में आप क्या कह सकते हैं कि वो लग्जरी है, नेसेसिटी है। नेसेसिटी है तो हमें परचेज करना पड़ेगा, ज्यादा हम उसकी डिमांड में चेंज कर नहीं सकते, तो डिमांड नेसेसिटी के केस के अंदर इनइलास्टिक रहेगी। लग्जरी के बगैर रह सकते हैं, इसकी डिमांड इलास्टिक रहेगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज, क्या हम प्रोडक्ट की डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हैं? डिपेंड करता है, जैसे कि अगर मेडिसिन है तो हमें अभी खरीदनी पड़ेगी, बीमार है तो अभी इसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं की जा सकती, इसकी डिमांड हो गई इनइलास्टिक। अच्छा, कार परचेज करनी है, यस आई कैन पोस्टपोन, तो इसकी डिमांड होगी इलास्टिक। सो दैट मींस आपके पे डिपेंड करता है कि आप अपने डिमांड को पोस्टपोन, डिले कर सकते हैं या नहीं। अगर आज आपको प्राइस हाई लग रहा है और आप डिमांड को डिले कर सकते हैं, एज इन केस ऑफ कार, तो इसकी डिमांड में डिक्रीज आसानी से किया जा सकता है। मेडिसिन के केस में आपको महंगी लग रही है बट आप बीमार भी हैं, तो आप इसकी डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको लेनी पड़ेगी। सो इसकी डिमांड आप नहीं गिरा पा रहे हैं, तो ये डिमांड होगी इनइलास्टिक। देन वी हैव प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा किस कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करते हैं, इसके ऊपर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 10,000 रुपए की इनकम है,
इस 10,000 रुपए में से मैं 4,000 रुपए के कपड़े लेता हूं और मैं 5 रुपए का न्यूज़पेपर लेता हूं। मेरे इस एग्जांपल में 5 रुपए यानी कि न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत ही मामूली हिस्सा खर्च हुआ। 4,000 रुपया कपड़ों के ऊपर स्पेंड हुआ, यानी कि 10,000 का एक अच्छा खासा परसेंटेज कपड़ों के ऊपर चला गया। सो इमेजिन करें दोनों का प्राइस डबल हो जाए, न्यूज़पेपर 5 रुपए से 10 रुपए हो गया और कपड़े 4,000 से 8,000। किसकी डिमांड को ज्यादा डिक्रीज करने की सोचूंगा मैं? कपड़ों की, क्योंकि न्यूज़पेपर 5 से 10 हो गया तो 10,000 पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा बैलेंस अमाउंट पे, तो न्यूज़पेपर आई कैन कंटिन्यू टू अफोर्ड टू परचेज, बट कपड़ों को मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, संभल के खरीदने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब, अगर मैं अपनी इनकम का एक लार्ज प्रपोर्शन किसी कमोडिटी के ऊपर स्पेंड करता हूं और उसके प्राइस में चेंज आता है तो मेरी डिमांड में चेंज आएगा ज्यादा। अगर मैं अपनी इनकम का बहुत मामूली हिस्सा किसी प्रोडक्ट पे खर्च कर रहा हूं जैसे न्यूज़पेपर में और उसका प्राइस बढ़ता है तो मेरे ओवरऑल बजट के ऊपर कुछ खास असर नहीं आता, मैं स्टिल उसे परचेज कर सकता हूं। सो स्मॉल प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा हूं तो डिमांड इन इलास्टिक, लार्ज प्रपोर्शन स्पेंड कर रहा हूं तो डिमांड इलास्टिक। देन इनकम ग्रुप, अमीर गरीब मिडिल इनकम। बहुत अमीर बंदा, डिमांड उसकी होगी इन इलास्टिक, कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। एक्सट्रीमली रिच पर्सन की डिमांड इन इलास्टिक, चेंज नहीं आता उसकी इनकम, उसकी डिमांड में ज्यादा। एक्सट्रीमली पुअर पीपल, डिमांड इन इलास्टिक, क्योंकि वो गरीब, पहले भी उसके पास पैसा नहीं था, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया फिर भी उसके पास पैसा नहीं है, उसकी डिमांड में खास चेंज आता नहीं, उसकी डिमांड भी इलास्टिक। ये मिडिल इनकम ग्रुप है जिसकी डिमांड इलास्टिक होती है, ये अपने बजट में हेर फेर ऊपर नीचे करता है जब प्राइस में चेंज आता है। देन प्राइस लेवल, बहुत ही हाई प्राइस प्रोडक्ट है, डिमांड इन इलास्टिक, क्योंकि उन हाई प्राइस प्रोडक्ट को तो अमीर लोग ही खरीदते हैं। एक्सट्रीमली लो प्राइस प्रोडक्ट, बहुत ही चीप प्रोडक्ट, मैच बॉक्स एज इन केस, इसकी डिमांड भी इन इलास्टिक, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ भी गया 50 पैसे का 75 पैसे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी डिमांड में भी कुछ खास चेंज नहीं आने वाला, डिमांड इन इलास्टिक। ये एवरेज प्राइस प्रोडक्ट्स है जिसकी डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी, इसमें चेंज आने से हम अपनी डिमांड में चेंज करते हैं। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट the concept of elasticity of demand. Hope you understood these concepts. Thank you for watching this video.